चलिए आज का वीडियो अपन न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम थोड़ी थ्योरी डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे। जैसे जैसे वीडियो बनते जा रहे हैं आपके पास फिजिक्स के, इनको साथ के साथ लर्न कर लो। एक दिन ऐसी होगी कंडीशन आपकी कि एक एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब कुछ आपको आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस जैसे टाइम ज़्यादा मिल जाए मुझे और तो ठीक है। ये जो वीडियो है आपका आज पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से स्टार्ट है। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इन विच पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट्स। यानी कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आ जाए, सोल्यूशन स्टार्ट हो जाना चाहिए मन में कि एक चालक तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, रेसिस्टेंस निकालना है। आपके पास क्या है, 0.5 एम्पीयर की धारा है। मतलब आपके पास है क्या, गिवन क्या है, हमारे पास एक तो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 0.5 एम्पियर। ये अपन को पता चल जाना चाहिए कि एम्पियर का मतलब ये पहचान कैसे होगी, ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि जिसके लास्ट में यानी कि जिसका ऐसा यूनिट एम्पियर हो वो हमेशा विद्युत धारा होती है, चाहे लिखा हुआ हो चाहे ना हो। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, इसका मतलब आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है 0.5 और 2 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 2 वोल्ट्स, वो भी अपन लिख देंगे। बहुत इजी है अगर मेरी रिकॉर्डिंग करोगे तो, ठीक है। यानी कि विभवांतर, ठीक है, विभवांतर है हमारे पास जिसको अपन V से भी डिनोट करते हैं 2 वोल्ट, ठीक है। हिंदी वाले वोल्ट हिंदी में लिख देंगे और क्या है। यहाँ पर आप वोल्ट पूरा ना लिखिए, V भी दिखा दोगे ना, जैसे 2V तो भी सही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या पूछा उसने, R बताओ। प्रतिरोध का मतलब R, ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया। रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, R जिसे बोलते हैं, वो हमें निकालना है, फाइंड करना है। और फिर आप लिखेंगे हम जानते हैं कि पूरा सिस्टमैटिक ढंग से वी नो दैट, और हम क्या जानते हैं कि जो R का फॉर्मूला होता है वो होता है V/I। ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले दिन लिखा दिया था। और बाकी जो लास्ट में अपने ओम का लॉ पढ़ा था, ओम का नियम पढ़ा था, उसमें R V/I पढ़ा था अपने, वो फॉर्मूला होता है। तो R = V की वैल्यू दे रखी है 2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को या विभवांतर को V से डिनोट करते हैं। तो V दे रखा है हमारे पास 2 वोल्ट, I दे रखा है 0.5 एम्पियर। बड़ा इजी है, पॉइंट रिमूव करके 0 लगा दो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट नहीं रहा क्योंकि एक पॉइंट का एक डिजिट था, एक डिजिट के ऊपर 0 लग गया। तो यानी कि 5 चौक 20 यानी कि 5 4 20। तो R बराबर 4 ओम। देखो मैंने ओम क्यों लिखा, क्योंकि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का ऐसा यूनिट यानी कि मात्रक ओम होता है, तो आंसर में वही लिखा जाएगा जो मात्रक होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो R हो गया 4 ओम। ईजी है। हाँ, अब जितनी बातें मैंने बोर्ड पे लिखी है हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हर साल, ठीक है। हर साल क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ रहा है। ग्राफ यहाँ से आपसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स पूछा जा रहा है हर बार, इसलिए बहुत ही अच्छे से समझना। ग्राफ बनाना नहीं आएगा आपको अगर नहीं समझोगे तो, और इतना परफेक्ट तरीका बताऊंगा कि एक ही बार में ग्राफ बनाना सीख जाओगे। एक तो क्वेश्चन ये आएगा 1 मार्क्स में कि रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस का मतलब हिंदी में प्रतिरोध को डिफाइन करो, परिभाषा पूछेगा आपसे, तो आपको 1 मार्क्स में लिख के आना है। वो अलग से क्वेश्चन है, फिर नीचे वाला अलग क्वेश्चन है। मैंने कुछ क्वेश्चन की फॉर्मेशन में आपका सोल्यूशन करवा दिया, अब तो वैसा करना। द ऑब्स्ट्रक्शन विच ओपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इट इज़ डिनोट बाय कैपिटल R। बहुत ईजी है, मैंने आपको कहा भी था। जो फ्लो ऑफ चार्ज का ओपोज करे, यानी कि जो आवेशों में प्रवाह की उत्पन्न जो होता है, उसको चालकों में आवेशों के प्रवाह की उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। मतलब मैंने कहा था ना, ये एक ब्रेकर है, जैसे रोड के बीच में ब्रेकर होता है जो गाड़ी की स्पीड को कम कर देता है, वैसे ही ये कंडक्टर का एक ब्रेकर है। चालक में आवेश प्रवाह की दर में एक बाधा उत्पन्न करता है, एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और इसको हमेशा कैपिटल R से दिखाया जाता है। इतना लिख दोगे 1 में से 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आना है वो यहाँ से आना है, और वो ये आएगा डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सप्लेन, आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेगा कि रेसिस्टेंस है जो है, प्रतिरोध जो है, उसकी निर्भरता को समझाइए, डिपेंडेंस को एक्सप्लेन करो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये, जब सीधा ये क्वेश्चन आए तब आपको ये आंसर लिखना है। एक और आएगा जो अलग से पूछा जाएगा, पहले इसको समझो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा।
ये क्वेश्चन अगर आ जाए सिर्फ इतना सा लिखा हुआ कि रेसिस्टेंस के डिपेंडेंस को, यानी कि जो प्रतिरोध है उसकी निर्भरता को समझाइए, तब आपको ये आंसर लिखा है ना इतना सा। मैंने ग्राफ इधर के इधर थोड़ा समझ इधर उधर बनाया, मतलब हिंदी वाला इंग्लिश वाला मिक्स बनाए, इसलिए पहले समझना। तो हमेशा रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है? पहला लंबाई पर, ऑन लेंथ। रेसिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। बहुत ईजी है, देखो ये चैप्टर जिस दिन पढ़ लोगे ना, लगभग घर की लाइट फिटिंग सीख जाओगे आप। 9th और 10th फिजिक्स चैप्टर पढ़ लिए ना आप, इतना नॉलेज करा दूंगा मैं आपको। यूनिट निकालना, यूनिट पर सब कुछ, यूनिट कैसे आते हैं सब कुछ बता दूंगा। लाइट फिटिंग का काम सीख जाओगे, बहुत ईजी है, फिजिक्स है ये। समझना क्या है कि रेसिस्टेंस ऑन लेंथ यानी कि लंबाई पर डिपेंड करता है। कैसे? कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी, जैसे वायर इतना है, इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा, तो जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी यानी कि तार की लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई नहीं, मैं विड्थ की नहीं बात कर रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनना। जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी रेसिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा तार की लंबाई, रेसिस्टेंस उतना ही लंबा। इट मीन्स रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, ये अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। इसके बाद में ऐसा लिखना भी है कि R समानुपाती L। इसके बाद में इंग्लिश वाले इधर आ जाना, इसके बाद में इंग्लिश वाले इधर आ जाना, और ये बात लिखना सबसे पहले, ये ब्रैकेट वाले, हिंदी वाले भी ये लिखना। ये लिखने के बाद R प्रोपोर्शनल L, R समानुपाती L। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे ये डायग्राम बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहा लगातार कि R समानुपाती L के बीच का ग्राफ बनाइए। पूरी बात सुनो, R प्रोपोर्शनल टू L का ग्राफ बनाइए। सेकंड क्वेश्चन आया, R इसका हो गया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है व्युत्क्रमानुपाती 1/a का ग्राफ बनाइए। R एंड A के बीच का ग्राफ बनाइए, R एंड 1/a के बीच का ग्राफ बनाइए। क्वेश्चन 100% आ रहा है, इसलिए पूरी बात को सुनना। अब ये आपको इतना लिखने के बाद ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ खींचना है। हिंदी वाले लंबाई, इंग्लिश में लंबाई को बोलते हैं लेंथ, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, LENGTH लेंथ लिख देना। प्रतिरोध का मतलब होता है रेसिस्टेंस, मैंने लिख दिया, तो यहाँ लिख देना रेसिस्टेंस। ठीक है, ये लो रेसिस्टेंस और ये होगी लेंथ। बाकी ग्राफ दोनों का सेम है। कैसे सेम है? मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ी रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ा। कैसे बढ़ा? दिमाग लगाना पूरा। हालांकि आपको ग्राफ नॉर्मली बना के आना है, वहाँ पर ग्राफ ओरिजिनल मैथ्स की तरह वैल्यू नहीं लिखनी, बस एक शो करना है। लेकिन मैं नॉलेज में करवा दूँ कैसे, आपको दिमाग में फिट करता हूँ। सपोज़ यहाँ पर 5 है तो ये भी 5, सपोज़, फिर ये 10 तो ये भी 10, मतलब अगर लंबाई बढ़ी तो ये भी बढ़ा। देखो इसकी सीधी तो है, इसकी सीधे, ऐसे इसकी सीधे, इसकी सीधे, मतलब कि जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी उतना ही रेसिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? हालांकि आपको 5 और 10 नहीं लिखने हैं। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। सिंपल है। ओके, सेकंड डिपेंड करता है ये ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। इसका समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपन ने बात करी थी लंबाई की, अब अपन बात कर रहे हैं मोटाई की, चौड़ाई की। जैसे जैसे चालक तार की मोटाई बढ़ती है प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस कम होता चला जाता है। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। मैंने सीधा लिख दिया, यहाँ से लिख दिया इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, यहाँ से, यानी कि रेसिस्टेंस उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके अंदर आप ये लिख देना इंग्लिश वाले कि एज द लेंथ की जगह ब्रेथ, थोड़ा सा एडजस्ट करना भाई। यहाँ पर आपको इंग्लिश वालों को 2 लाइन और लिखनी है, मैं लिखी नहीं, लिख देता हूँ शॉर्ट में। डिटो यहाँ से एज द लेंथ की जगह ब्रेथ कर दो, ब्रेथ मतलब चौड़ाई ऑफ द कंडक्टिंग, ये सेम ऊपर वाला वायर, कंडक्टिंग वायर की जो ब्रेथ जैसे जैसे बढ़ेगी यानी कि इंक्रीजेस इट्स रेसिस्टेंस ऑल्सो। यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजेस, आपको लिखना है डिक्रीजेस। वापस सुन लो, इंग्लिश वाले बच्चे वापस से इस सेकंड में वही आंसर लिखना है।
मैंने वो समझाने के चक्कर में जगह नहीं छोड़ी कि एज द लेंथ की जगह ब्रेथ कर देना, चौड़ाई ऑफ द कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेज इट्स रेसिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीज। उसके बाद में वापस यहाँ से और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली या फिर इट मीन्स, यहाँ कर लेना इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब परफेक्ट आंसर समझ गए, थोड़ा सा एडजस्ट करना, इतना सा कर लोगे तो कोई अच्छा आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद में ये बनने के बाद में ये लिख देना, जैसे इसमें लिखा था अपन ने आर प्रोपोर्शनल एल, इसमें लिखना है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, यानी कि आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। और हिंदी और इंग्लिश दोनों के 2 ग्राफ बनेंगे। इस सेकंड पॉइंट के नीचे बनाना है ये दोनों ग्राफ, वो फर्स्ट पॉइंट के नीचे ग्राफ बनाना था। अब ये दोनों ग्राफ 2 ग्राफ क्यों बनाए, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। दोनों ही अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और आएंगे एग्जाम में और पूछे जाएंगे। देखो कैसे, आपसे कहेगा आर एंड का मतलब व एक के बीच, बिटवीन आर एंड ए, आर व ए के बीच ग्राफ बनाइए, तब आपको ये वाला बनाना है। कैसे बनेगा भी बताता हूँ। आर व 1/a के बीच में ग्राफ बनाइए, तब ये वाला बनाना है। अब कैसे बना, देखो कैसे, हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है चौड़ाई। एक तरीके से भाई किसी की चौड़ाई बढ़ने का मतलब है एरिया भी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि ए बढ़ेगा, वैसे वैसे रेसिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, कम। कैसे कि सपोज मैं यहाँ पर इसकी सीध में एक बात रखूँ, यहाँ सपोज 10 है, पूरी बात सुनना, समझना पड़ेगा पूरा। यहाँ 10 है और इधर सपोज, हालांकि ऐसा बनाना नहीं, समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ भी सपोज 10 है। 1 मिनट के लिए मान लो दोनों 10-10 है, मामला शुरुआत 10 से। अब हुआ क्या, इधर जैसे अपन गई चौड़ाई बढ़ाई, एरिया बढ़ने का मतलब है चौड़ाई बढ़ना, यहाँ पर लेंथ बढ़ने का मतलब है लंबाई बढ़ना। वापस सुन लो पूरी बात। जैसे इधर गए, यहाँ सपोज हुआ 20, लेकिन इधर देखो ये आ गया नीचे, देख लो भले ये आ गया ना, इसका मतलब ये सपोज 10 था तो ये ऐसे मान लेते हैं 8 हो गया। मतलब जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ी, क्रॉस इसका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होता चला गया। जबकि यहाँ पर जैसे जैसे लंबाई बढ़ी थी वो भी बढ़ रहा था, तभी तो ग्राफ ऐसा बना। ये बात आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ये ग्राफ बनाना आपको आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से इससे ईजी कोई तरीका बता दे मुझे ज़रूर बताना, कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इतना ईजी तरीका मैं ढूंढ के लाया आपके लिए, बहुत ईजी और परफेक्ट पैटर्न है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा रेसिस्टेंस डाउन, मतलब देखो कम 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 होता चला जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही ये कब, जब आर और ए के बीच में हो, लेकिन यहाँ उल्टा है, आर प्रोपोर्शनली 1/a है, वो एक ही बात है। यहाँ पर आर और ए के बीच में था, वो आर 1 प्रोपोर्शनल के बीच में, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती के बीच में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ तो ओनली फॉर ए है, यहाँ है 1/a। भले मैं ए बोलूँ, भले 1/a बोलूँ, बात एक ही है। फिर सुनना, चाहे ए बोलूँ चाहे 1/a बोलूँ, दोनों में ही एक में रेसिस्टेंस कम होगा तो एक में रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि एक बार एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, एक बार रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। 2 ही बन सकते हैं, मेरी बात सुन ली, या तो एरिया बढ़ेगा रेसिस्टेंस कम होगा, या फिर रेसिस्टेंस बढ़ेगा एरिया कम होगा। बात एक ही है भाई, जैसे अपन ने फॉर्मूला बनाया था ये वाला, आर प्रोपोर्शनली 1/a या फिर ए प्रोपोर्शनली 1/r, घुमा फिरा के दोनों तरफ बोल सकते हैं ना। इसलिए जितने फॉर्मूले बनते हैं उतने ही ग्राफ बनेगा। इस फॉर्मूले के 2 फॉर्मूले बन सकते हैं, ए जब भी आएगा तो आर यहाँ जाएगा, यानी कि या तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, या फिर ये रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। बात एक ही है, ग्राफ दोनों समझ लो। यहाँ 1/a करना पड़ेगा, यहाँ ओनली ए है, यहाँ 1/a करते ही कैसे समझे आप, कैसे कम हुआ, बात समझने वाली है। तो देखो फिर समझो मैं आपको कि जैसे जैसे ये इसका रेसिस्टेंस बढ़ा वैसे वैसे ये कम हुआ, या फिर ये जैसे कम हुआ रेसिस्टेंस उतने बढ़ता चला गया। प्रतिरोध कैसे बढ़ता चला गया कि सपोज यहाँ पर 10 है, एक शुरुआत 10 से करेंगे, ये इसकी सीध में ये भी 10 है, फिर यहाँ सपोज जैसे, अब सुनना, लेकिन ये 10 था, 10-10 का ग्राफ ले लिया अपने, लेकिन बात किसकी है कि आर को भी हमने 10 माना, ए को भी हमने 10 माना। पूरी बात सुनो, न्यूमेरिकल और मैथ्स तो ऐसा समझाऊंगा ज़िंदगी में नहीं भूलोगे।
आर भी 10, ए भी 10, 10 की शुरुआत करी, लेकिन यहाँ ए नहीं है, 1/a है, मतलब कि 1/10 है। इसका मतलब आर 10 है, ए तो 0.1 हो गया ना, किसी के नीचे 10 होना, 1/10 0.1 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट में आर सपोज 20 हुआ, पूरी बात सुनो, आर 20 हुआ तो ए कितना हो गया, ए हो गया सपोज 20, लेकिन वो तो 1/a है, यानी कि 1/20, तो ये तो कम होता चला जा रहा है। ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि ये 10 है, ये भी 10 था, ये 20 है, ये 20 है, 20 नहीं है, ये 1/a है। मेरी बात सुन लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा ए कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो 1/a है, नॉट ए। समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तीनों ग्राफ अच्छे से, मैं तो कहता हूँ समझ के रट के चले जाना, पक्का आएगा। ठीक है, ये था बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। तो पिछला क्वेश्चन पढ़ लिया आपने अच्छे से, तब अगर वो इतना सा पूछे रेसिस्टेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध की निर्भरता, तब तो वो लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, तब ये लिखना है। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन मटेरियल या मटेरियल, तब ये लिखना है। मतलब कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता पूछे तब ये, प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता पूछे तब ये, लेकिन ओनली फॉर प्रतिरोध की निर्भरता पूछे तब पिछला, मतलब सिर्फ डिपेंडेंस पूछे ओनली, तब पिछला। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन 100% आने का चांस है, इसलिए फिक्स समझ लेना। अब अपन बात करते हैं दोनों इन डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी खूब सारे बनते हैं 1 मार्क्स में भी। पहला है टेम्परेचर पर डिपेंडेंस, यानी कि ताप पर निर्भरता का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती है, जैसे चांदी ले लो यानी कि सिल्वर, तांबा यानी कॉपर, व सोना यानी गोल्ड आदि का ताप बढ़ाने से, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनका रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध भी बढ़ता है। याद रखना पड़ेगा कि सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों को टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, याद रह जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऐसे ही सिलिकॉन और जर्मेनियम अपने पढ़ा था केमिस्ट्री में, जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, मतलब कि इनमें रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। और इनका नाम भी है अर्धचालक। किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम को अर्धचालक बोला जाता है, यानी कि सेमी कंडक्टर्स बोला जाता है। हालांकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन मैंने एक लाइन लिख दी साथ में, अच्छे नोट्स बन जाएंगे, लिखना है अपन को, ठीक है। ओके, फिर है कुछ धातुएं में। अब यहाँ पर अपने क्या करा, यहाँ हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पर टेम्परेचर कम करें। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करें अपन, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। कम करने पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, रेसिस्टेंस बिल्कुल जीरो। जैसे कि ये आपका पारा जो मरकरी होता है, अच्छा, जिसका टेम्परेचर शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, उन्हें अतिचालक पदार्थ कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सुपर कंडक्टर्स किसे कहते हैं, कि वह क्या बोलते हैं, मेटल्स या वह आपकी धातुएं जिनका रेसिस्टेंस यानी कि टेम्परेचर कम करने पर, तापमान कम करने पर रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध शून्य यानी कि ज़ीरो हो जाता है। दीज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, वो आपकी अतिचालक कहलाते हैं। लाइक एग्जांपल पारा या मरकरी। मरकरी के जैसे अपन टेम्परेचर कम करेंगे तो शून्य हो जाएगा उसका, ठीक है, 0 डिग्री। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। विथ एग्जांपल लिखना है मरकरी, पारा। फिर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन मटेरियल, पदार्थ। ये बहुत इजी है, और यहाँ से ही जो मैंने बॉक्स बंद किया, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बिल्कुल 1 मार्क्स में। वो आपसे इनके बीच में साइन भरवा सकता है, इनको ऊपर नीचे देख के कह सकता है किसकी ज़्यादा है, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने इसको एक बॉक्स बना के आपको ऐसा बना दिया कि द रेसिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज़ हाइएस्ट एंड द रेसिस्टेंस ऑफ सिल्वर इज़ लोअर। यानी कि सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, और सबसे कम रेसिस्टेंस होता है सिल्वर का। इसका मतलब सबसे छोटा होना, यानी कि सबसे ज़्यादा तो एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम का, और सिल्वर को चांदी बोलते हैं, उसको सबसे कम होता है, ध्यान रखना। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, घरों में अपने फिटिंग जो अपन बात करते हैं लाइट फिटिंग, वो कॉपर की फिटिंग अच्छी रहती है। सबसे बेस्ट घरों में फिटिंग जो होती है ना वायर की, वो कॉपर फिटिंग सबसे बेस्ट है। एल्यूमिनियम फिटिंग भी ठीक है, लेकिन वो सस्ती पड़ती है और वो अच्छी नहीं रहती लाइट के हिसाब से। लेकिन अगर सबसे बेस्ट मैं बात करूँ, लेकिन वो थोड़ी क्या महंगी पड़ती है, चांदी की अगर फिटिंग की जाए, बिकॉज चांदी सबसे अच्छा लाइट का कंडक्टर है, लेकिन चांदी यानी सिल्वर बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए घरों में उसकी फिटिंग करते नहीं लोग। बाकी अगर करें तो चांदी लाइट को अच्छा कंडक्टर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा चालक है, समझ पा रहे हो। उसमें लाइट ऐसा मान लाइट अच्छी आती है, मान लो आप,
यानी कि द सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, यानी कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और अगर मैं और फर्स्ट नंबर पे चांदी और मैं नंबरिंग के हिसाब से अगर लिखना चाहूँ तो सबसे बेस्ट सिल्वर, उसके बाद में कॉपर, उसके बाद में गोल्ड और लास्ट में आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छी लाइट आती है चांदी में, फिर तांबे में, फिर सोना में, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये कुछ आपने सुना भी होगा कि जैसे फ़ैन वैन ख़राब हो जाते हैं अपने पंखे, तो कहते हैं ना कि बाइंडिंग कराओ। बाइंडिंग का मतलब कह दिया कि उनको बंधवा के लाओ। 2-3 लोकल लैंग्वेज वर्ड होते हैं कि बाइंडिंग कराओ, तो बाइंडिंग करवाई जाती है तो कॉपर बाइंडिंग सबसे अच्छी होती है। देखो चांदी सोने को तैयारी मत करो, तो महंगा पड़ता है, सीधी सी बात है। नॉर्मल फैमिली में कॉपर या एल्यूमिनियम के अपन करवाते हैं, तो कॉपर को बेस्ट माना जाता है। तो कॉपर की देख लेना, बाइंडिंग कराने जाओगे या पूछोगे तो कॉपर की बाइंडिंग आपको महंगी पड़ेगी। एल्यूमिनियम बाइंडिंग सस्ती पड़ती है, लेकिन ये ज़्यादा चलती नहीं है, ये ज़्यादा चलती है। ये कुछ बातें सिंपल सी है, तो अपने नॉर्मल लाइफ में काम आती है। ठीक है, तो वह बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो था, अच्छे से पढ़ना। ठीक है इसको, ओके। एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और लिख लो, इसके बाद में आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का संयोजन, जो सीरीज में होता है और पैरेलल होता है, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। मैंने पूरा लेंदी तरीके से, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है इसको। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। अपने भी क्या पढ़ा, प्रतिरोध, ये है प्रतिरोधकता, यानी कि रेसिस्टिविटी। ठीक है, या तो प्रतिरोधकता के नाम से आ सकता है या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का के बारे में भी आ सकता है। रेसिस्टिविटी बोल दो, चाहे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोल दो, दोनों ही नाम एग्जाम में लिखे हुए आ सकते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखनी है कि इकाई लंबाई, यानी यूनिट, इकाई का मतलब क्या होता है, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस, और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोधी विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहलाती है। सिंपल है, याद कर लेना, सीधी सीधी। इसे रो से दिखाते हैं। रो मतलब ऐसे पी की तरह लिखना, आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, पूरा पी भी नहीं, थोड़ा सा ऐसे घुमा के ना अच्छे से लिखना। इसे रो इसका इस साइन को क्या बोलते हैं, रो से दर्शाते हैं। हो सकता है बुक में अभी नहीं मिला आपको, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करना है। इसे रो से दर्शाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। देखो, रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इट इज डिनोट बाय ओम मीटर। सॉरी, इसका डिनोट बाय तो रो होगा ना, इट इज डिनोट बाय रो। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है, हो जाएगा ओम और मीटर। अब मेरी बात सुनो, याद करने का तरीका बताता हूँ। रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। रेसिस्टिविटी का आगे मीटर हो जोड़ दो, ओम मीटर। रेसिस्टेंस का तो ओम, इसका ओम मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से 1 मार्क्स में आते हैं ऐसा यूनिट। ठीक है, तो इन ऐसा यूनिट वर्क को वापस आप जो 2 पेज छोड़े थे ना अपन, उनमें भी जाके लिख लेना कि इसका मात्रक, इसको दिखाते रोस हैं, ये भी 2 पेज वाली लाइन में लिखनी है, और वो भी इसमें भी लिखना है, इस परिभाषा के डेफिनेशन के साथ में भी लिखना है, और अपने जो स्टार्टिंग में 2 पेज छोड़े थे फॉर्मूलों के लिए वगैरह, उनके लिए भी लिखना है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाना और साथ के साथ लर्न करना। ओके।